हेलो सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम जानने वाले हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो होता है आपका स्लैब कास्टिंग। तो स्लैब कास्टिंग से पहले आपको कौन सी चेकलिस्ट बनानी चाहिए जो आपको एक सही तरीके से स्लैब कैसे कास्ट किया जाता है उसके बारे में पूरा जानकारी देंगी। ये हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, तो आप आखिर तक बने रहिए और सीखिए स्लैब कैसा कास्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा मौका आता है कि उसको अपने घर का छत का ढलाई करना होता है। आप सिविल इंजीनियर रहिए या आप एक घर मालक रहिए, आपको आपका स्लैब कास्टिंग कैसे होना चाहिए ये पता होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं स्लैब कास्टिंग का चेकलिस्ट का वीडियो। ये वीडियो में आप कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी लेने वाले हो, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या आप एक घर ओनर हो और आपको पता नहीं है स्लैब का कास्टिंग कैसे होता है, तो ये वीडियो आपको पूरा मास्टर बना देगा स्लैब कास्टिंग में, जिससे आपका एक भी रुपया वेस्टेज नहीं होगा और आपका स्लैब ये सालों साल टिकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्लैब के कंक्रीटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी तो वो होता है आपका शटरिंग। शटरिंग अगर आपका सही तरीके से हो तो आपका स्लैब की फिनिश बहुत अच्छी तरीके से आती है। स्लैब की शटरिंग के लिए कौन से IS कोड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जो भी वर्टिकल सपोर्ट्स आपने लगाए हैं उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.5 से लेकर 3 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका स्लैब का फॉर्मवर्क पूरी तरीके से प्लम में, लेवल में और एक दूसरे के साथ अलाइंड होना चाहिए। स्लैब का हर पॉइंट आपको लेवल ट्यूब से या ऑटो लेवल से चेक करना है। बीम का जो साइड्स होता है और कॉलम का जो जॉइंट्स होता है उसके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, जिससे आपका कंक्रीट का स्लरी भाग सकता है और आपका कंक्रीट का सेक्शन वीक हो सकता है। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके शटरिंग के प्रॉप्स कभी भी कच्ची जमीन पर ना लगाए, उसको लगाने का सही तरीका कंक्रीट बेस पर रखें। सभी प्रॉप्स को टाई और वेज लॉक से फिक्स करें, कोई भी प्रॉप्स हिलना नहीं चाहिए। स्लैब की अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको शटरिंग ऑयल यूज करना चाहिए और जो आपके प्रॉप्स, ब्रेसिंग्स और वर्टिकल सपोर्ट्स है उसको आपने 2 से 3 बार चेक करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रेनफोर्समेंट चेकिंग। रेनफोर्समेंट एक बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी स्लैब का, तो इसको आपको चेक करना आना चाहिए। इसमें आपको आपके बार का डायामीटर, स्पेसिंग एंड प्लेसमेंट एज पर IS कोड 456 है कि नहीं वो चेक करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग पैसा बचाने के लिए अपने घर का स्ट्रक्चरल डिजाइन ये करते नहीं है, जो कि साफ साफ गलत बात है। किसी लोकल ठेकेदार के हाथों या कॉन्ट्रैक्टर के हाथों अपना घर का डिजाइन करके लेते हैं, फिर बाद में जीवन भर पछताते हैं कि हमारा घर अच्छे से डिजाइन नहीं किया है, कहाँ पे लीकेजेस आ रहे हैं, वो जगह पे क्रैक्स डेवलप हो गए। तो ये समस्या हमें जनरली देखने को मिलती है अगर आप अच्छा स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं करवा के लेते हो तो। रेनफोर्समेंट चेकिंग में आपको बार का डायामीटर, बार की स्पेसिंग, बार का ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, आपका स्लैब 1 वे है या 2 वे है, ये चेक करते आना चाहिए। उसके बाद में आपको चेक करना है डेवलपमेंट लेंथ एज पर द IS 456 है या नहीं है। आपके स्लैब में चेयर बार्स और कवर ब्लॉक्स ये प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद में आपको चेक करना है कि कौन सा तार वगैरह लूज तो नहीं है और कहाँ से स्लरी लीक हो सकती है, जो कि एक कॉलम के सेक्शन को आपका वीक कर सकती है। तो ये ऐसी चीजों पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और आपका स्लैब का कास्टिंग अच्छे से करना है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपको चेकिंग करना है कि इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स आपने डाला है कि नहीं, प्लम्बिंग के लिए क्या आपने प्रोविजंस करके रखे हैं। देखिए, कभी भी आपको कवर जो है वो एज पर IS 456 के अनुसार ही प्रोवाइड करना चाहिए। IS 456 में नॉमिनल कवर जो दिया गया है वो 20 mm है माइल्ड एनवायरमेंट कंडीशन के लिए। अगर आपने गलती से भी कवर नहीं छोड़ा स्लैब के रेनफोर्समेंट में तो उसको करोजन का रिस्क बना रहता है, और अगर ज्यादा कवर छोड़ देते हो तो वहाँ पे कंक्रीट का सेक्शन जो है वो क्रैक शुरू कर देता है और वहाँ पे डिफरेंशियल श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होना चालू हो जाता है। स्लैब के ढलाई में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका सरिया। तो सरिया आपको कम से कम 10 बार चेक करके ही लेना है। ऊपर में एक्स्ट्रा टॉप डाले हैं या नहीं, कर्टल बाल कहाँ पे आ रहे हैं, 2 वे है या 1 वे है, तो उसके लिए आपने बेल्टअप बार प्रोवाइड किए हैं या नहीं, स्टीरअप्स का स्पेसिंग कितना है, बीम का और कॉलम का जॉइंट कैसा है, कितने mm का डायामीटर वहाँ पे यूज किया गया है, बीम का ओवरलैपिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कर्टल जो है वो 1/4 पे दिए हुए है या नहीं दिए हुए है। ये सब कुछ चीजें एक अच्छे इंजीनियर को चेक करना आना चाहिए। आपके गांव का लोकल कॉन्ट्रैक्टर और लोकल ठेकेदार आपके स्टेयरकेस का और छत का जो जॉइंट होता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, क्योंकि वो उसको अच्छे से इंजीनियरिंग वे में डिजाइन नहीं कर पाता। इसके चलते फ्यूचर में जाके वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होने का चांसेस बहुत बना रहता है और वो सेक्शन वीक हो जाता है। जब आप छत के ऊपर कॉलम लेने वाले हो तो उसके चलते आपको लैपिंग देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए FE 415 स्टील ग्रेड के लिए आपको मिनिमम लैपिंग लेंथ जो रखना है कॉलम को वो 50D होता है, और FE 500 स्टील के ग्रेड के लिए जो मिनिमम आपको लैपिंग लेंथ रखना है वो 60D होता है। तो ये IS 456 में दिए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको करना चाहिए। संकन स्लैब कहाँ पर लेना चाहिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जहाँ पे आपके टॉयलेट और बाथरूम आ रहे हैं, जहाँ पे आपका वेट एरिया है, वहाँ पे आपको हमेशा संकन स्लैब लेना चाहिए और वहाँ पे अच्छे से तरीके से वाटर प्रूफिंग ये करते आना चाहिए।
दोस्तों कभी भी आपके स्टेयरकेस का एंगल ये सही रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपका एंगल चूक गया तो आपको चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आपको स्टेयरकेस का एंगल ये 2-3 बार क्रॉस चेक करके ही लेना चाहिए। दोस्तों किसी भी कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम मिक्स डिजाइन के अनुसार 30 मिनट्स तक ही रहता है, इसीलिए आपको जब भी कंक्रीट मिक्स करके आपको 30 मिनट्स के अंदर उसको प्लेस करना आना चाहिए। अगर उसके ऊपर होता है तो उसका सेटिंग प्रोसेस वही जगह पे चालू हो जाता है और वो कंक्रीट आपको वीक स्ट्रेंथ दे सकता है। ये ध्यान अपने घर बनाते समय जरूर रखिएगा। स्लैब कास्टिंग के समय हमेशा मिस्त्री लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि एकदम से स्लैब चालू हो जाता है, फिर वहाँ पे सरिया जो है वहाँ पे चल चल के बेंड होना चालू हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। इसको आपको बेंड होने नहीं देना है और जो आपका बेंट अप बार्स है उसे आपको सही करके ही आपको कंक्रीटिंग करना आना चाहिए। हम स्लैब कास्टिंग के दौरान कंक्रीट को हमेशा लेवल में रखते हैं, उसका लेवल हमेशा 0-0 होता है। कहीं पे भी आपको उसको स्लोप नहीं देना है। स्लोप अगर देना रहा तो आप उसको छपाई और घोटाई में आप स्लोप दे सकते हो। स्लैब का कंक्रीटिंग करना ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, अदरवाइज ये आपके स्लैब में क्रैक्स और वाटर लीकेज की समस्या निर्माण कर देता है। आपके स्लैब में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स ये नहीं आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स यानी 30 मिनट्स के बाद आपको कहीं पर भी कंक्रीट डालना नहीं चाहिए। उससे कारण ये होता है कि वहाँ पे कंक्रीट का जॉइंट आने की वजह से वहाँ पे स्ट्रेंथ ये लूज हो जाती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बताए हुए ग्रेड का कंक्रीट ही आपने यूज करना चाहिए। उसमें दिए गए हुए प्रोपोर्शंस को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर क्या प्रोपोर्शन में आपको यूज करना है ये आपको पता रहना चाहिए। संकन स्लैब ये हमेशा हम बाकी स्लैब लेवल से डाउन रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका टॉयलेट फिटिंग्स वगैरह आता है। टॉयलेट फिटिंग्स जहाँ पे आता है वहाँ पे आपको पाइप्स देना पड़ता है और वो पाइप्स का जो वेस्ट वाटर है वो वहाँ से निकालना पड़ता है। इसके लिए आपको वहाँ पे ब्रिक्स रखना पड़ता है, जो उसके बाद में आप वहाँ पे फोड़ सको और वहाँ से पाइप आप बाहर निकाल सको। देखो ये जो भी कुछ प्रोविजंस हम करते हैं ये अच्छा इंजीनियर ही आपको बता सकता है, ताकि आपके बिल्डिंग में बाद में तोड़फोड़ कम हो और आपके बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में कॉम्प्रोमाइज ना हो। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था, बीम और कॉलम का जो जॉइंट है वहाँ पे रेनफोर्समेंट का फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे देखो हमने हुक और यल भी अच्छी तरीके से यूज किए हैं। 6 इंच के हमने हुक और यल मारे हैं, जो आपके बीम का और कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, छत ढलाई के समय आपको थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो कल आपकी छत आपको नुकसान दे सकती है और आपका स्ट्रेंथ ये कम हो सकता है। अगले दिन सुबह आपको आपके स्लैब का क्यूरिंग ये करना है। क्यूरिंग आपको मिनिमम 20 डेज तक करना है। आप क्यूरिंग के लिए कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट सबसे इफेक्टिव मेथड रहता है आपका पॉन्डिंग का मेथड, जिसमें आप चारों साइड से पानी का रुकने के लिए जगह बनाते हो और बीच में आप पानी डालते हो, उसको आप पॉन्डिंग मेथड बोलते हो। और जो संक में है आपका, संक में तो पूरा पानी जमा हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्यूरिंग हमेशा बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर आने वाले क्रैक्स को ये आज ही रोक देता है और आपके स्लैब को ये मजबूती देने में बहुत मदद करता है। तो कंक्रीटिंग के बाद क्यूरिंग ये 90% इफेक्टिव करता है आपके स्लैब की स्ट्रेंथ को, तो क्यूरिंग हमेशा ये करना चाहिए आपने। कंक्रीट को सेटल होने में मिनिमम 28 डेज का समय लगता है। जब तक के कंक्रीट सेट होते रहता है तब तक आपको उसको क्यूरिंग करना है। 28 डेज के बाद मिनिमम कंक्रीट जो है 1 साल तक वो स्ट्रेंथ गेन करते ही रहता है। जैसे जैसे उसका लाइफ बढ़ता है वैसे वैसे कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करते जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है जब भी आप आपका छत का ढलाई करते हो। आप ऐसे ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फ्यूचर में आने वाले सभी सिविल इंजीनियरिंग अपडेट्स के लिए हम हमारे चैनल पे हमेशा वीडियो डालते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। आपकी मदद के लिए मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको चेकलिस्ट का एक डेटा दे दिया है। आप वहाँ पे जाके IS कोड्स और सब कुछ वैल्यू वगैरह चेक कर सकते हो, ताकि आपको इसकी मदद हो जाए इन फ्यूचर। थैंक यू।